हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में। आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर जयेश ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयेश है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव से रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ कुछ महीने पहले घटी थी। हुआ कुछ ऐसा कि मैं बेसिकली एक जॉब करता हूँ। संडे का दिन था, तो उस दिन जॉब की छुट्टी थी। मेरे मम्मी पापा भी बाहर गए हुए थे और मैं अकेला घर पर था। उस दिन रात को मैंने खुद मैगी बनाकर खा ली। मम्मी पापा ने कहा था कि अच्छे से घर का ध्यान रखना। मैंने खाना पीना खाकर थोड़ी देर मूवीज़ वगैरह देखी। उसके बाद मुझे नींद आई तो मैं सो गया। तकरीबन रात के 3 बजे अचानक से मेरी आँख खुली। मैंने महसूस किया कि ना मैं अपने हाथ हिला पा रहा हूँ, ना कोई बॉडी पार्ट, जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी ने जकड़ रखा हो। मेरी नज़र जैसे ही घर की छत पर गई तो मैंने देखा पंखे पर कोई औरत लटकी हुई थी। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसके बाल भी बेहद लंबे थे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मुझे डरा हुआ देखकर वो औरत जोर जोर से हंस रही थी। मैं ना ही चीख पा रहा था ना चिल्ला पा रहा था। मैं जोर जोर से रोने लगा और मैं डर डर में कब बेहोश हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। मुझे जब होश आया तो तकरीबन सुबह के 6:30 बजे थे। मैं जल्दी से उठकर मेरे दोस्त को कॉल लगाया और उसको सारी हकीकत बताई और उसको मैंने बोला कि जल्दी से मुझे घर पर लेने आए। वो मुझे बाइक लेकर लेने आया। मैं उसके घर पे चला गया और मैंने सारी बात उसे बताई। मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। सब बोल रहे थे कि तुझे स्लीप पैरालाइज हुआ है। मुझे इतना पता है कि स्लीप पैरालाइज में हम बॉडी हिला नहीं पाते। पर उस रात मैंने जो औरत अपनी आंखों से देखी थी वो मैं आज तक नहीं भुला पाया। उसके बाद मुझे 2-3 दिन तक बुखार भी रहा और मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक पंडित को दिखाया। उन्होंने मुझे एक धागा दिया और उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद आज तक मुझे वो औरत कभी नहीं दिखी। आज की दूसरी कहानी हमारे साथ राहुल ने शेयर की है, तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती है। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बाल और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज़ की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम ख़त्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाला बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति से गाड़ी चला रहे थे कि गाड़ी के आगे एक औरत आ गई और उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो बहुत तेज तेज रो रही थी।
नाना जी को लगा कि वो ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी होगी। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी उसने कुछ नहीं बोला। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाला रखा था। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब सब महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा, आज खाना यहीं बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवाकर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी से खाना बना दे। उसे रसोई में माँ ने भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट के बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वो ठेली में से मछलियाँ निकाल रही थी। वो देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना नहीं बनाना शुरू किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट के बाद वो फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ भी डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई के स्केल पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसका सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े, नाखून एकदम काले। वो मछलियाँ खाने में मग्न थी, इसलिए उसका ध्यान मेरी माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि वह कहीं वो और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वो चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसे आज भी वो औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो डायन तेज तेज आवाज़ निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी बाहर जमावड़ा लग गया। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने वो डायन कितने लोगों को मार देती। आज भी उस घर में कोई रात को रोता है। ऐसी देविया शक्ति जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा पाया।
तीन दोस्त थे, मनीष, रमेश और रवि। यह तीनों अफगानिस्तान घूमने के लिए गए थे। ये तीनों पहली पहली बार अफगानिस्तान घूमने गए थे। वहाँ का देश देख के इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। घूमते घूमते कब वक्त बीत जाता इनको पता ही नहीं रहता। मैं आपको बता दूं, ये लोग जहाँ घूम रहे थे वो इलाका थोड़ा जंगल जैसा था। वहाँ पर उनको दो लड़कियाँ मिली। वो लड़कियाँ देखने में बेहद सुंदर थी। उन दोनों को देख के रमेश और मनीष थोड़े पागल से हो गए। उन दोनों ने जाके उन दो लड़कियों से बात की और रवि ये सब देख रहा था। फिर वो लड़कियों ने कहा कि चलो हम आपको यहाँ घुमाते हैं। फिर तीनों वो दो लड़कियों के साथ घूमने लगे। बातचीत करते करते और घूमते घूमते कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। फिर वो दो लड़कियों ने उन तीनों से कहा कि यहीं हमारा पास में घर है, आप तीनों रात वहीं रुक जाओ। मनीष और रवि ये मौका ढूंढ ही रहे थे, तो उन दोनों ने हाँ कर दिया। रवि को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ा। शाम के वक्त वो तीनों दोस्त उन दोनों के साथ जंगल के अंदर, तकरीबन 1 किलोमीटर घने जंगल के अंदर एक झोपड़ी थी, उसमें गए। वो तीनों वो दो लड़कियों के साथ जंगल में तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर गए। वहीं पर एक झोपड़ी जैसा घर था। दोनों लड़कियों ने कहा कि आप तीनों यहाँ बैठो, हम आपके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। फिर पता नहीं वो दो लड़कियाँ कहीं से नॉनवेज लेके आई और तीनों को खाने के लिए कहा। मनीष और रमेश ने हाँ कर दिया और अच्छे से खाया, पर रवि ने मना कर दिया। सबने खाना पीना खाकर फिर सोने चले गए। रवि को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रात के तकरीबन 2:30 बजे रवि अचानक से उठा और वो झोपड़ी के बाहर ऐसे ही देखने के लिए आया। जब उसने बाहर देखा जहाँ वो लोग खाने बैठे थे, वहाँ पर मांस के लोथड़े पड़े थे और जो पानी उन्होंने पिया था वो खून था। वहाँ पर खून और मांस के लोथड़े पड़े थे। ये देख के रवि सारी बात समझ गया और बहुत डर गया। वो भागकर मनीष और रमेश को जगाया। दोनों को जगाने के बाद उसने सारी बात एक्सप्लेन की, पर मनीष और रमेश को ऐसा लगा कि हम दोनों को दो लड़कियां मिली है, तो उस वजह से रवि हमसे जल रहा है। पर रवि इतना डर के ही सब बातें बता रहा था कि वो दोनों भी डर गए। और बाहर आकर जब उन दोनों को सारी बात पता चली तो तीनों के तीनों डर गए। पता नहीं जंगल के अंदर से वो दोनों लड़कियां कोई जानवर का शिकार कर कर लेकर आ रही थी। वो तीनों ऐसे ही खड़े खड़े उन दोनों को देख रहे थे। जब वो लोग साथ खाना खा रहे थे तो दोनों लड़कियां बेहद सुंदर दिख रही थी, पर अब उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। वो बेहद भयानक चुड़ैल जैसी दिख रही थी। वो चुड़ैलों ने वो शिकार वहीं पर रखा और कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री इकट्ठा कर रही थी। ये देखते ही तीनों दोस्त वहां से भागे। उन चुड़ैलों ने उनका पीछा थोड़ी देर तक किया और एक सीमा तक आकर फिर वो दोनों चुड़ैलें रुक गई। रवि मनीष और रमेश पर बेहद गुस्सा करने लगा कि तुम दोनों की वजह से आज हमारी जान पाल बाल जाते हुए बच गई। और फिर वहां से वो लोग अफगानिस्तान से इंडिया आ गए। पता नहीं वो दोनों लड़कियां कौन थी और उसके बाद उनका क्या हुआ। मेरा नाम राहुल है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी। उन दिनों मैं जॉब के लिए कानपुर से मुंबई अपने दोस्त के घर आया था।
नसीब की बात यह है कि मुझे अपने दोस्त के ही एक कंपनी में जॉब मिल गई थी। मैं अपने दोस्त के साथ ही रहता था, खाता पीता था। कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि किसी के घर ज़्यादा दिन रुकना भी ठीक नहीं है। मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके अंधेरे में एक फ्लैट रेंट पे ले लिया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, मुझे आज भी याद है वो दिन, 4 दिसंबर 2019। पूरे दिन काम से थक हार के मैं घर लौट रहा था। थक इतना गया था कि मुझे खाना बनाने का भी मन नहीं था। मैंने सोचा ऑनलाइन ही कुछ फूड ऑर्डर कर लेता हूँ। मैंने ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर किया। मुझे वहाँ पर बताया गया कि आपका फूड आधे घंटे के अंदर डिलीवर हो जाएगा। मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। मैं जैसे ही नहाने जा रहा था तभी मेरी मम्मी का कॉल आया। काफ़ी दिन बाद मम्मी से बात होने से कैसे टाइम बीत गया, पूरा 1 घंटा मुझे पता ही नहीं चला। सडनली मुझे याद आया कि मैंने जो खाना ऑर्डर किया है वो अभी तक मुझे मिला नहीं। तो मैंने शिकायत करने के लिए ज़ोमैटो पे वापस कॉल किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो फूड है वो आधे घंटे पहले ही निकल चुका है, हम आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही उनका कॉल कटा वैसे मेरे घर की बेल बजी। मैं गुस्से में दरवाज़ा खोला तो बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके सर पे गहरी चोट थी, वहाँ से खून भी निकल रहा था। मेरा गुस्सा एकदम डर में बदल गया। मैं थोड़ा खौफ में आ गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हो, आपको कोई मदद चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इतना बोला, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ सर, आपका खाना मैं नीचे भूल गया हूँ, शायद मैं लेके आता हूँ। इतना बोल के वो नीचे चला गया। इतने में ही वापस से मुझे ज़ोमैटो से कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि जो डिलीवरी बॉय मेरा फूड लेके आ रहा था उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो चुका है और वो वहीं पे मर चुका है। इतना सोच के ही मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। तो मैं सोचा कि अभी जो मुझसे मिल के गया वो कौन था। मैं भाग के सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने देखा वहाँ पर कोई डिलीवरी बॉय नहीं था। मैंने जाके वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन ने भी मुझे बताया कि यहाँ पे कोई डिलीवरी बॉय नहीं आया। मैं आज भी सोचता हूँ, तो क्या जिससे मैं मिला वो डिलीवरी बॉय की आत्मा या भूत था? और अगर था तो मुझसे मिलने क्यों आया था? रात के 8 बज रहे थे। मेरे मामा की लड़की की हल्दी थी। सब नाच गाने में व्यस्त थे। मैं और मेरे मामा का लड़का काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हम दोनों यूं ही बातें कर रहे थे और घर के टेरेस पे मामा लोग और उनके काफ़ी सारे दोस्त शराब पी रहे थे। हमको ऊपर से एक आवाज़ आई, राज बेटा यहाँ आना जरा। मैं और मेरे मामा का लड़का ऊपर गए। हम दोनों को एक काम बताया गया, बाज़ार से चिकन लाने का। रात का अंधेरा था। मैं और मेरे मामा का लड़का बाइक लेके निकल गए। हम लोग वहाँ से चिकन लेके जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में हमें एक आदमी मिला। उन्होंने हमारी बाइक रोकी। वो हमसे बोल रहा था, ये चिकन मुझे दे दो, ये चिकन मुझे दे दो। मेरा मामा का लड़का थोड़ा गुस्सा हो गया। अभी तेरे बाप ने चिकन खाया है, चल भाग यहाँ से। वो थोड़ा गुस्से में आ गया। हमने उसको नज़रअंदाज करते हुए घर वापस लौटे। सब नाच गाने में अभी भी व्यस्त थे, पर दुल्हन वो थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी। वो बार बार कही जा रही थी, वो चिकन मुझे दे दो, चिकन मुझे दे दो। सब ये बात सुन के हैरान थे, क्योंकि आज तक उसने कभी भी कोई मीट या चिकन नहीं खाया था और ना ही कभी उनके घर पे कोई चिकन बना था। सब समझ गए कि कोई प्रेत आत्मा या भूत का खेल है। यह बात मैंने जाके अपने मामा के लड़के को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। काफ़ी हल्ला मचने के बाद दुल्हन से भूत भगाने के लिए तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने वहाँ पे पूजा पाठ किया
और उसकी जो भी गतिविधियाँ होती है वो सब उसने की। और फाइनली उस भूत ने अपनी मांग रखी कि उसे चिकन चाहिए और उसको चिकन दिया गया। फिर जाके वो हमारी मामा की लड़की से गया। काफ़ी लोग होते हैं जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। देखो यार, अगर भगवान है तो भूत भी एग्जिस्ट करते हैं, मानो या ना मानो, पर जिनके साथ हादसा होता है वही लोग ये बात समझ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये जो कहानी आपको मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, इसे याद करके आज भी मुझे रात में नींद नहीं आती। हमारे घर से 7 से 8 किलोमीटर दूर हमारा एक खेत है, जहाँ पर पापा रात को खेत की देखभाल करते हैं ताकि कोई खेत को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो हुआ कुछ ऐसा कि शाम का वक्त था, मैं खा पी कर मस्त अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। पापा का फ़ोन आया, मुझे बताया कि बेटा आप यहाँ पे आ जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों का थोड़ा ध्यान रख लो। मैंने भी हाँ कर दिया और रात के तकरीबन 10 या 11 बजे मैं बाइक लेके खेत की तरफ निकल गया। खेत तक जाने का रास्ता सुनसान से रास्ते से मैं जाते हुए खेत तक पहुंचा। मैंने पापा को बोला कि कोई बात नहीं पापा, आप आराम करो, मैं खेतों का ध्यान रखता हूँ। पापा ने अपनी खटिया एक पेड़ के नीचे रख के सो गए। मैं ऐसे ही खेतों में घूम रहा था, खेतों का ध्यान रख रहा था और ऐसे ही अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तभी अचानक पापा को एहसास हुआ कि पापा की छाती पे कोई बैठा है और उनका गला दबा रहा है। पापा ने चिल्लाने की कोशिश की पर वो चिल्ला नहीं पाए और उन्होंने आजू बाजू देखा तो मैं भी नहीं देख रहा था। उनको ये डर लगा कि शायद ये चुड़ैल मुझे मार दिया। पापा ने चिल्लाया जोर से, गौतम गौतम। और उनकी चीख सुन के मैं दौड़ के उनके पास पहुंचा। पापा ने मुझे बताया कि वो जब सो रहे थे तो उनके छाती पे कोई बैठ के उनका गला दबा रहा था और जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। जैसे कोई लड़की हंस रही हो। ये सुन के मैं भी डर गया। पापा मुझे बोले कि बेटा खेत हम बाद में देखेंगे, अभी चलो प्लीज़ यहाँ से घर चलो। मैंने भी पापा को बोला कि हाँ ठीक है पापा, चलो घर चलते हैं। और हम दोनों बाइक पे घर जाने लगे। हमें एहसास हुआ कि हम जैसे ही घर जा रहे थे तो हमारे पीछे जो झाड़ पे कूद कूद कर कोई पीछा कर रहा था। ये देख के मैं डर गया और मेरा बाइक से बैलेंस बिगड़ा और हम गिर गए। पापा मुझे बोले कि यहाँ से भागो, बाइक भले स्टार्ट नहीं हो रही, यहाँ से हम भाग के जाते हैं। हम गिर गए। वापस से मैंने बाइक उठाई और स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और हमें लगातार किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। पापा ने मुझे बोला कि बाइक यहीं पे छोड़ो और घर तरफ भाग। हम लोग भागते भागते घर तरफ जा रहे थे। हमारे पीछे गांव के ड्रेस में कोई महिला भाग रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसकी हाइट तकरीबन 7 से 8 फीट लंबी थी। मैं तो तेज़ भाग पा रहा था पर पापा की तबीयत ठीक ना होने से वो उतना तेज़ नहीं भाग पा रहे थे। उस चुड़ैल ने पापा का पैर पकड़ के उनको नीचे गिरा दिया। मैं वापस से पीछे मुड़ा और पापा को संभाला। मैं पापा को संभालते हुए मैं भी भाग रहा था और वो चुड़ैल जोर जोर से पीछे चिल्ला रही थी। मुझे याद नहीं कि हम दोनों कैसे गिरे और हम दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे आँख खुली, हम घर पे थे। हम दोनों को लगातार 20-25 दिन तक बुखार रहा। हमारा झाड़ फूँक भी काफ़ी टाइम किया गया। हमको रात को ऐसा एहसास होता था कि घर के बाहर कोई महिला खड़ी है या कोई लड़की ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। ये थी मेरी आप बीती, जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।